बहनें, यहाँ की मातृशक्ति के रूप में हम सब जिसकी पूजा करते हैं, मां कामाख्या देवी की चित्र को अर्पित कर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। साथ ही मैं मंच पे आमंत्रित करती हूं अपने इस लोकसभा 75 के प्रत्याशी आदरणीय पारस राय जी को, यहाँ के ओपी के प्रोडक्ट को देकर आप स्वागत करें। आप पेशे से शिक्षक हैं, बहुत ही सरल और सुदृढ़ स्वभाव के हैं। अपनी गाजीपुर की जनता आपको जानती है। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूं अपने जिले के उन खिलाड़ियों को जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट्स में नेशनल प्लेयर जय दुबे और करण कुमार हॉकी नेशनल प्लेयर को जिन्होंने अपने देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, गाजीपुर की तरफ से मैं आमंत्रित करती हूं कि बुके दे करके आप माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को। आप आए और शब्दों के द्वारा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत वंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत के अंदर सांस्कृतिक नव जागरण के पुरोधा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज महाराज गादी की इस पावन धरा गाजीपुर में आगमन हुआ है। इस अवसर पर मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए, भारत और भारतीयता के लिए, सनातन परंपरा और संस्कृति के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का गाजीपुर की इस धरती पर आप सभी गाजीपुर वासियों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित सोहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती संगीता बलवंत बिंद जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अमरपाल मौर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पारसनाथ राय जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, और ये हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का इस गाजीपुर की धरा पर आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर में ये 5वीं बार हुआ है और जब इससे पहले प्रधानमंत्री जी आए हैं तो गाजीपुर को अपनी एक नई पहचान दिलाने के लिए जरूर आए हैं। याद करिए,
कभी यहां पर महाराज सुहेलदेव के नाम पर नई ट्रेन सेवा प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है, और कभी गाजीपुर में यहां पर महर्षि विश्वामित्र के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज के निर्माण और उसके उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस जनपद में आगमन होता है। और आज एक बार फिर से देश के अंदर, जो पूरे देश के अंदर आवाज है, देश के अंदर आम जन की जो भाव और भंगिमाएं हैं, इन सब को ध्यान में रख करके जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में यहां पर आए हैं, इस अवसर पर जो देश की भावनाएं हैं, देश के अंदर 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, आज 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है, और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी हम बात करते हैं, जाते हैं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा गूंज रहा है, और वह नारा है कि फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार की बात जब आती है, तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सहयोगी दल, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या फिर अन्य दल हैं, ये चारों खाने चित होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्हें तो 400 सीटों पर लड़ने का कभी सपना भी इन्होंने नहीं देखा। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपनी उपलब्धियों को लेकर के, देश के लिए किए गए योगदान को ध्यान में रख करके, हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और उसी श्रृंखला में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर की इस धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस नए भारत का दर्शन किया है, जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। याद करिए 2014 के पहले का भारत, याद करिए 2014 के पहले का भारत, और आज 2024 में जहां हम खड़े हैं, जमीन और आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। 2014 के पहले के भारत में अविश्वास का वातावरण था, दुनिया के अंदर पहचान का संकट था, दुनिया हमें सम्मान की निगाहों से नहीं देख रही थी। लेकिन आज जब 2024 में हम लोग हैं, आज बहनों और भाइयों, पहचान का संकट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से भारत को देखती है। मोदी जी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके, पूरा देश उनके स्वागत के लिए उमड़ता हुआ दिखाई देता है। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। आज दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है। हर व्यक्ति, लोगों से कोई विदेशी पूछता है, आप कहां से आए हैं? भारत से। अच्छा, मोदी के इंडिया से, मोदी के भारत से, यह प्रश्न वह जरूर बोलता है। बहनों और भाइयों, हमारा यह सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया में सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, पहले घुसपैठ होती थी, आतंकी वारदातें होती थी। सुबह की शुरुआत एक नए घोटाले से, एक भ्रष्टाचार से, और सायकाल होते होते एक नया धमाका, आतंकी घटनाएं घटित होती थी। लेकिन आज आतंकी वारदात नहीं होती है। आज तो बहनों और भाइयों, कहीं जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देते हुए बनता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए एक तरफ सुरक्षित भारत, आतंकवाद से मुक्त भारत,
वही दो लड़कों की जोड़ी फिर अनर्थकारी जोड़ी आ गई है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया है अनर्थ हुआ है। याद करिए, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, और तभी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में बनी थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी ने जो राम भक्तों पर गोली चलाती है, यह सरकार उस समय मुकदमों, आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेती है। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हुआ, और विकास की योजनाओं की तो कहने ही क्या है। आज हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। गाजीपुर से पहले लखनऊ जाने के लिए हम लोगों को 8 घंटे लगते थे। आज बहनों और भाइयों, गाजीपुर से 3.5 घंटे में आप लखनऊ की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। विकास का यह कार्य, रेलवे के नए नए मॉडल, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत के रूप में अब मीटर गेज की स्पीड से नहीं, अब छुक छुक की स्पीड से नहीं, अब बुलेट की स्पीड से बढ़ते हुए भारत की नई कहानी को कह रहा है। बहनों और भाइयों, एम्स, आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक सौगात, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में आपके गाजीपुर में कोई कल्पना करता था मेडिकल कॉलेज होगा? आज तो गाजीपुर का अपना मेडिकल कॉलेज है। हम सबको गौरव की अनुभूति आज इस पर करनी चाहिए। बहनों और भाइयों, यही गंगा मैया बगल से बह रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब काशी से चुनाव लड़ने के लिए आए, तो उस समय मोदी जी ने कहा था, मैं आया नहीं हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने यहां पर सेवा का एक अवसर दिया है। और अविरलता और गंगा, आज आप देखेंगे गंगा की अविरलता और निर्मलता हम सबके लिए एक मानक बना हुआ है। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह कार्य और दूसरी तरफ गरीबों के लिए जो योजनाएं आज देश के अंदर लागू हुई हैं, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी उत्तर प्रदेश से हमारा प्रतिनिधित्व करते, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश के काशी से सांसद हैं, चाहे वह राशन की फ्री स्कीम, याद करिए भारत के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और पाकिस्तान में 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी पिछले 10 वर्ष में भारत के अंदर गरीबी रेखा के उबर करके खुशहाल जीवन जी रही है। ये एक नई प्रगति का माप है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर, चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से हर गरीब को, लगभग 60 करोड़ गरीबों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है। और मोदी जी की घोषणा है, मोदी जी की गारंटी है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से आच्छादित किया जाएगा। उसे सुविधा फ्री में उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय या फिर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिला है। और उत्तर प्रदेश में तो होली और दीपावली को
एक एक भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध हो रहा है। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक लोगों को, गरीबों को मकान मिला है। तो मोदी जी की गारंटी है कि अगले 5 वर्ष में बाकी बचे हुए गरीब जिसके पास अपना मकान नहीं, उनको छित से ढकने के लिए एक एक आवास भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत देंगे। सम्मान भी, सुरक्षा भी, विकास भी और गरीब कल्याण भी। और बहनों और भाइयों, विरासत का सम्मान भी। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। क्या ये काम समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये लोग बीएसपी के लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, जो दुनिया के लिए, देश के अन्य दलों के लिए असंभव था, मोदी जी ने उसको मुमकिन करके, जो पिछली बार नारा लगाता कि मोदी है तो मुमकिन है, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ विरासत और विकास की यात्रा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर एक बार 400 पार के लक्ष्य के साथ समर्थन मांगने के लिए मोदी जी आपके पास आए हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देश के अंदर आपस में लड़ाओ, बांटो और राज करो के सिद्धांत के साथ चल रहा है। पहले जाति, पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन किया, और अब जाति जाति में लड़ाने का कार्य करने के लिए लोग फिर से आए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इनकी घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं और इनके सहयोगी दल जो बातें देश के अंदर कर रहे हैं, पश्चिमी बंगाल में संतों के खिलाफ रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने जिस मिशन की स्थापना अपने पूज्य गुरुदेव परमाध्यात्मिक संत परमहंस रामकृष्ण परमहंसी के नाम पर किया था, आज उन्हें वहां की कांग्रेस गठबंधन का एक सहयोगी उन संतों को धमकी दे रहे हैं। भारत सेवाश्रम संघ के संतों को धमकी दे रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे रावण राज हो गया हो, फिर से ये धमकी देंगे, संतों को जीना हराम कर देंगे। इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास हो रहा है। ये लोग अपने घोषणा पत्र में जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को हड़पना चाहते हैं, लोगों के हकों पर भारत के विभाजन को फिर से तैयार करना चाहते हैं, पर्सनल लॉ लागू करके बेटी को स्कूल जाने से वंचित करना चाहते हैं, महिलाओं को बाजार जाने से रोकना चाहते हैं, उनको फिर से बुर्का पहनने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। क्या भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा या किसी सरिया कानून से चलेगा? बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से ही चलेगा। भारत में कोई सरिया कानून लागू नहीं होगा, पर्सनल कानून लागू नहीं होगा। उस मूल्यों के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के लिए ही मोदी जी ने पंच तीर्थ की स्थापना की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और आज इसी का परिणाम है कि भारत, इतनी सारी योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में मिली, लेकिन किसी का चेहरा नहीं देखा गया, किसी की जाति नहीं पूछी गई, किसी का मत और मजहब नहीं पूछा गया। योजना का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ पूरे समाज को दिया गया। लेकिन सपा और कांग्रेस के समय में चेहरा देख करके योजनाएं दी जाती थी, वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए योजनाएं बनती थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, और गाजीपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण था। बहनों और भाइयों, गाजीपुर हो या आजमगढ़, मऊ हो या फिर आसपास के जनपद, ये सब भय और आतंक के साये में जीते थे। लेकिन आज आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला, तो बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं,
तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा हो या फिर समाज को एक संतुलित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का जो नारा है, पूरे देश का जो स्वर है, वह हमें फिर से एक बार जो नारा है कि अब की बार 400 पार के इस लक्ष्य के साथ गाजीपुर संसदीय सीट पर श्री पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के आशीर्वाद से, सोहेल देव राजभर पार्टी, निषाद राज पार्टी, अपना दल, इन सभी ने अपना समर्थन दिया है। गाजीपुर मोदी जी को आश्वस्त करे कि गाजीपुर से श्री पारसनाथ राय भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। आप आश्वस्त करेंगे? पूरा गाजीपुर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? 1 जून को जब चुनाव होंगे तो श्री पारसनाथ राय जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के गाजीपुर से जाएंगे। गाजीपुर विकास और सुशासन के इस मॉडल का एक बार फिर से केंद्र बनेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मैं आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे कहता हूं, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब वो समय आ गया है जिसका सुबह आप 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं इस पंडाल में बैठ के। मैं अब इस वीरों की धरती, शहीदों की धरती, माननीय स्वामी सहजानंद जी की धरती पे माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करती हूं कि आप आएं और अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। लहुरी काशी के पावन धरती पर आप सब गाजीपुर के लोगन के हमार प्रणाम बा। मैं माता कामाख्या और महाहर धाम को प्रणाम करता हूं। बनारस वालों के लिए तो गाजीपुर आना ऐसा ही है जैसे बगल के मोहल्ले में आ गए। बनारस वाले अगर गाजीपुर आए जालन और केहू फोन करे तो कहलन, अरे यहीं गरे में है बतवा। इसलिए मैं भी गाजीपुर प्रचार करने नहीं आया हूं, अपनी माताओं बहनों का और आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं। और ये जनसमूह, ये जोश पूरे यूपी के साथ और गाजीपुर जरा ताकत से कह रहा है, फिर एक बार साथियों, हमारे गाजीपुर का सामर्थ्य क्या है, ये इतिहासकारों से ज्यादा देश की सीमाओं को पता है।
ये पराक्रम और शौर्य की गाथाएं बताती है। डॉक्टर शिवपूजन राय, भागवत मिश्रा और मैगर सिंह जैसे सेनानी, वीर अब्दुल हमीद, राम उग्र पांडे और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे वीर गाजीपुर की परंपरा और गाजीपुर का गहमर गांव, ये नाम ही काफी है। हर घर से जहां जांबाज निकलते हो, ये गौरव गाजीपुर के अलावा और किसे मिला होगा क्या? पूरा देश इस मिट्टी का ऋणी है। भाइयों और बहनों, मुझे आपके बीच कई बार आने का अवसर मिला है। चाहे संगठन का काम करता था, या चाहे गुजरात का मुख्यमंत्री था, या लोकसभा में चुनाव का समय हो, विकास के काम हो, मैं जब भी गाजीपुर आता हूं तो मुझे एक पुराना प्रसंग बार बार याद आता है। ये प्रसंग इस बात का गवाह है कि कैसे इंडी वालों ने गाजीपुर के साथ विश्वासघात किया। आजादी के बाद कांग्रेस ने कसम खा ली थी कि इस क्षेत्र का विकास नहीं करेगी। यहां के लोग गरीबी में घुट घुट कर जीने को मजबूर रहे। पुराने लोगों को पता होगा, यहां की तकलीफ को सबसे पहले हमारे गहमरी बाबू ने उठाया था। उन्होंने पार्लियामेंट में नेहरू जी को यहां की स्थिति बताई और आंख में आंसू के साथ बाबूजी ने कहा कि कैसे यहां के लोग जानवरों के गोबर से गेहूं बीन करके खाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? उसमें भी राजनैतिक मौके तलाश लिए, सियासी ड्रामे हुए, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए पटेल आयोग बना, रिपोर्ट आई, फिर फाइल धूल फांकने के लिए छोड़ दी गई। साथियों, आज मुझे कितना संतोष होता है कि हमारी सरकार हर गरीब को मुफ्त राशन दे रही है। कोरोना के इतने बड़े संकट में भी सरकार ने गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया। मुफ्त राशन की योजना पर आज मोदी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। किसके लिए? ताकि आज फिर किसी गरीब को वो परेशानी ना उठानी पड़े जो उसने कांग्रेस सपा के राज में उठाई है। साथियों,
इंडी गठबंधन वालों को कभी भी आपकी परवाह नहीं होगी। आप याद करिए, कांग्रेस कैसे सरकारें चलाती थी। ताड़ी घाट पुल का शिलान्यास हमारी बाबू ने करवाया था। उसके बाद 6 दशक तक ये काम लटका रहा। इंडी पार्टियों की कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन पुल नहीं बना। पुल तब बना जब आपने मोदी को आपकी सेवा का अवसर दिया। और ये मेरा सौभाग्य था कि बाबूजी का जो सपना था वो मैंने यहां आकर के इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला। साथियों, काम लटकाने और हक मारने में तो कांग्रेस को महारत हासिल है। इन्होंने हमारे सेना के वीर जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन तक नहीं मिलने दी थी। 1 रैंक 1 पेंशन तब लागू हुई जब मोदी आया और कांग्रेस ने हमारे सेना के जवानों के साथ उनकी तपस्या का कैसे मखौल उड़ाया था, उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकी थी, उनको मूर्ख बनाने का भरपूर प्रयास किया था। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, उसके बाद मेरी पहली रैली हरियाणा के रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन की हुई और वहां मैंने कहा था कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। कांग्रेस वाले घबरा गए, ये मोदी ने घोषणा कर दी, अब करे क्या। तो उन्होंने आनन फानन में हरेक की आंख में धूल झांक करके बजट में 500 करोड़ रुपया डाल दिया और लिख लिया ओआरओपी करेंगे। और फिर देश भर में एक्स सर्विसमैन के सम्मेलन किए। शाहजादे वहां जाकर के नाच रहे थे कि ओआरओपी ओआरओपी ओआरओपी। जब आपने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया और मैंने पहले ही काम खोला, मैंने कहा लाओ भाई क्या हुआ, मैं चौंक गया। 21वीं सदी में आज कम्युनिकेशन का इतना बड़ा जमाना, पढ़े लिखे नौजवान, इन्होंने कैसे सेना के साथ गद्दारी की थी। उन्होंने 500 करोड़ रुपया लिख करके 1 रैंक 1 पेंशन टोकनिज्म किया। मैंने कहा नहीं, मैं तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप जान करके हैरान हो जाएंगे, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने में, ओआरओपी लागू करने में अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को खाते में जमा करा दिए गए। अब कोई मुझे बताए भाई, 1.25 लाख करोड़ की जरूरत, उसके सामने 500 करोड़ का ड्रामा, ये धोखा है कि नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? ये बेईमानी है कि नहीं है? ये पूर्व सैनिकों का अपमान है कि नहीं है? साथियों, गाजीपुर हो
यूपी हो या पूरा देश हो, परिवारवादी पार्टियों के नेता अपने परिवार के लिए महल पे महल बनाते चले गए, लेकिन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित वो जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहे। मोदी ने जो काम किए उनसे गरीब का जीवन बदला। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये कैसे हुआ? 25 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी से बाहर निकले, कैसे हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये मोदी के कारण नहीं, ये आपके एक वोट की ताकत है, जिसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। आपके वोट ने मोदी को मजबूत बनाया और मोदी की योजनाओं ने गरीब को सशक्त बना दिया। और इसलिए इस पुण्य के हकदार अगर कोई है तो आपका एक एक वोट उसका हकदार है। हमने 4 करोड़ परिवारों को पीएम आवास दिए। हमने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंक में खाते दिलवाए। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हम हर घर जल पहुंचा रहे हैं। आज किसी गरीब को इलाज के लिए अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ती। उसके पास मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड है। और हम तो जानते हैं, मैं तो गरीबी से निकला हूं, मैं गरीबी को जिया हूं, गरीबों के बीच में पला बड़ा हूं। और इसलिए मैं अपने जीवन को आंखों के सामने जो चीजें देखी थी, आज भी अगर कोई गरीब मां बीमार हो जाती है तो परिवार में किसी को भी पता नहीं चलने देती कि उसे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। वो मां दिन भर काम करती रहती है, पीड़ा सहती रहती है, परिवार में बच्चों को पता नहीं चलने देती कि मुझे इतनी बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि मां के मन में एक भाव रहता है कि अगर परिवार में पता चलेगा बच्चों को कि मैं बीमार हूं तो बच्चे मुझे अस्पताल ले जाएंगे, अस्पताल में भारी भरकम खर्चा हो जाएगा, बच्चों के माथे पर कर्ज आ जाएगा। तो मां सोचती है कि मुझे बच्चों को कर्ज में नहीं डूबने देना, मैं पीड़ा सहन करती रहूंगी और जब ईश्वर बुला लेगा तब चली जाऊंगी। ये मेरे देश की कोटि कोटि माताएं बीमारी सहती रही, लेकिन अगर मेरी माताओं को बीमारी सहनी है तो इस बेटे का दिल्ली में बैठने का क्या मतलब? और इसलिए आपके इस बेटे ने तय किया कि अब गरीब को बीमारी में इलाज की जिम्मेदारी मोदी उठाएगा। आज आयुष्मान योजना
करोड़ों परिवारों को मुसीबत में अनेक प्रकार की सुविधाएं देता है। और भाइयों बहनों, मैंने एक और गारंटी लेकर के आया हूं। अब मैंने तय किया है कि आपके परिवार में जो 70 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्ग हैं, और आजकल हर परिवार में पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, काका, काकी ऐसे बुजुर्ग होते ही होते हैं, और 70 साल के बाद एक आध बीमारी तो आ ही जाती है, दवाई का खर्चा भी हो जाता है। और जो बेटा बेटी कमाते हैं, उनके सामने एक तरफ खुद के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम रहता है, रोजमर्रा की जिंदगी चलानी होती है, और ऊपर से अपने परिवार के बुजुर्गों को संभालना होता है। लेकिन बीमारी आ जाए तो पूरा ध्यान बीमारी में लग जाता है, और जो कमाने वाले बेटे बेटी हैं उन पर बहुत बोझ पड़ जाता है। तो मोदी ने गारंटी दी है, अब किसी कमाने वाले बेटे बेटी पर ये बोझ मैं नहीं पड़ने दूंगा। आपके परिवार के 70 साल से ऊपर के लोगों का बीमारी में इलाज, इसकी जिम्मेवारी अब मोदी उठाएगा। साथियों, सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। साथियों, वोट के लिए, सत्ता के लिए सपा कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे, और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा, उन्हें टिकट दिया। जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सका, वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। साथियों, इंडी गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, ये इंडी गठबंधन वाली जितनी पार्टियां हैं ना, उन सब में कुछ अवगुण कॉमन है, उनकी पहचान है। एक, इंडी गठबंधन वाली सभी पार्टियां गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, वे गौर जातिवादी है। तीसरा, वे गौर परिवारवादी है। इन लोगों ने हमेशा देश में दलितों, पिछड़ों को आगे बढ़ने से रोका। आप याद करिए, देश में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किसने किया था? उन्हें षड्यंत्र करके चुनाव किसने हराया था? कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहब को भारत रत्न किसने नहीं मिलने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। इन लोगों ने एक दलित के बेटे रामनाथ कोविंद को जी अपमान किया। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति चुनाव हराने के लिए पूरा इंडी गठबंधन इकट्ठा हो गया। और यही वो लोग हैं जिन्होंने राजा सोहेलदेव जैसे महान वीर का कभी सम्मान नहीं होने दिया। बीजेपी ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी की।
आज उनके नाम पर ट्रेन चल रही है। साथियों, अब इंडी गठबंधन वाले दलितों पिछड़ों का आरक्षण लूटने में लगे हैं। ये लोग दलितों पिछड़ों का आरक्षण बंद करके उसे धर्म के आधार पर देने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग पासी, जाटव, लोनिया, कुर्मी, यादव, बिंद, निषाद, कुर्मी, पटेल जैसी अनेक जातियों का सबका आरक्षण छीनने के लिए उन्होंने प्लान किया हुआ है और कर्नाटका में लागू किया। कर्नाटका में उन्होंने रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी का सारा आरक्षण छीन लिया। अब बंगाल में तो इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र खुला है। 2 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पर्दा उठाया। वहां क्या खेल चल रहा था? बंगाल में लगभग सारा ओबीसी आरक्षण मुसलमानों और घुसपैठियों को दिया जा रहा था। ये कांग्रेस, सपा, टीएमसी के गठबंधन साथी ये सब एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण की इस लूट में एक साथ खड़े हैं। और कौन एसटी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण के पक्ष में इनसे मोर्चा ले रहा है? इनके सामने आज सीना तान के कौन लड़ाई लड़ रहा है? ये मोदी लड़ाई लड़ रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मैं किसी हालत में उनको छीनने नहीं दूंगा। मैं धर्म के आधार पर खेल खेलने नहीं दूंगा। वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। साथियों, इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की सनक में हर हद पार कर रहा है। ये लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। सपा के नेता राम मंदिर को बेकार और पाखंड बताते हैं। कांग्रेस के शहजादे वो तो राम मंदिर पर ताला लगवाने का प्लान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन वालों ने एक और ऐलान किया है। ये कह रहे हैं कि कश्मीर में आर्टिकल 370, धारा 370 फिर से वापस लाएंगे। यानी कांग्रेस फिर से कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंकेगी। कांग्रेस फिर से पाकिस्तान के हौसले बुलंद करेगी। ये फिर से हमारे सैनिकों का खून बहाना चाहते हैं। गाजीपुर की जनता ये होने नहीं देगी, मुझे पूरा भरोसा है। गाजीपुर लोगों को तो गर्व है कि आज जिस जम्मू कश्मीर की दुनिया में चर्चा हो रही है, वहां के चुनावों की चर्चा हो रही है, बढ़ चढ़ करके आज जम्मू कश्मीर में जो मतदान हो रहा है उसका गौरवगान हो रहा है, तो गाजीपुर के हर व्यक्ति को गर्व होता है कि गाजीपुर का बेटा आज जम्मू कश्मीर की कमान संभाल रहा है। कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं विकास कैसे होता है। अब कश्मीर में भी लोग गाजीपुर का नाम जान गए हैं। साथियों, गाजीपुर ने देखा है कमल खिलता है तो विकास की खुशबू कैसे फैलती है। अब गाजीपुर में हर कोई कह रहा है काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। सम्मान चाहिए कि माफिया के धौंस चाहिए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गाजीपुर मांझीघाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हो, रेलवे स्टेशनों का विकास हो, सड़क, हाईवे, पुल, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदाम, पेरिसेबल कार्गो, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज की सुविधा, गाजीपुर में जो काम 60 वर्ष में नहीं हुआ वो हमने 10 साल में करके दिखाया है। साथियों, मुझे विकसित भारत के संकल्प के लिए गाजीपुर का भरपूर मार्गदर्शन समर्थन चाहिए। 400 पार में
मुझे एक कमल गाजीपुर का चाहिए। मां भारती के चरणों में गाजीपुर का कमल भी चढ़ना चाहिए। चढ़ेगा? पक्का चढ़ेगा? 1 जून को भाई पारसनाथ राय जी को आप भारी बहुमत से जिताए और उन कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जिताएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं पूरा बताओ तो बोलूंगा। मेरा एक काम करेंगे, ये चुनाव का काम नहीं है, ये पारसनाथ जी का काम नहीं है, ये बीजेपी का काम नहीं है, मेरा अपना काम है। बोलो करोगे? हाथ ऊपर करके बताओ करोगे? एक काम करना, आपके गांव में, आपके इलाके में कोई न कोई देवस्थान होगा, कोई न कोई मंदिर होगा, कोई तीर्थ क्षेत्र होगा। मेरी तरफ से वहां जाना, मत्था टेकना और परमात्मा से विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगना। करेंगे? करेंगे? दूसरा काम, हर परिवार में जाइए और हर परिवार में जाकर के कहिए कि अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।